साथियों नमस्कार। मैं अमित कुमार सिंह, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देश से हम आईएएस पर। साथियों, हम लोग महत्वपूर्ण गवर्नेंस जनरल्स को देख रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स की चर्चा की थी। आज हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को जानेंगे। क्या उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए अपने कार्यकाल के दौरान, उन सबको देखेंगे और उनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे। इनका जो टेन्योर था वो 1786 से 1793 तक। दोबारा ये गवर्नर जनरल बन के आते हैं 1805 में, लेकिन बहुत दिन तक नहीं रह पाते हैं। कुछ ही महीनों के बाद ये भारत में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 8 अक्टूबर 1805 को इनकी हत्या कर दी जाती है गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर, जहां पे एक विद्रोही ने इनको छुरा घोंप के मार दिया। आज भी वहां पे इनकी समाधि बनी हुई है। ये प्रश्न भी आता है कि कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। तो ये कॉर्नवालिस है। तो इनके बहुत सारे हम लोग सुधारों को आज देखेंगे। इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण सुधार किए, कौन कौन से कार्य किए। सबसे पहला इनका महत्वपूर्ण सुधार न्यायिक सुधार था। किस तरह से इन्होंने न्यायिक क्षेत्र में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया। इन्होंने जो है दीवानी और फौजदारी के अलग अलग विधियां बनाई और न्याय प्रशासन को इन्होंने पूरी तरह से किस तरह से अलग कर दिया राजस्व प्रशासन से। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हम देखते हैं कि कलेक्टर ही राजस्व संग्रह करता था और उसको न्यायिक अधिकार भी थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, स्पष्ट रूप से अब विभाजन कर दिया न्याय का और राजस्व प्रशासन का, और उन्होंने न्याय की एक श्रृंखला पूरी स्थापित कर दी। नीचे के स्तर से लेके मुंसिफ से लेके सदर अमीन, सदर निजामत अदालत तक न्यायालयों की एक श्रृंखला स्थापित कर दी। तो उसको हम देखते हैं पूरा किस तरह से इन्होंने किया। पुलिस व्यवस्था में क्या सुधार किया ये भी देखेंगे। राजस्व व्यवस्था में क्या सुधार किया, और इनका एक जो भू राजस्व के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण सुधार था अस्थाई बंदोबस्त, जिसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिणाम निकल कर आए, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके न्यायिक सुधारों को देखते हैं। न्यायिक सुधार, न्यायिक सुधार में दीवानी न्याय में इन्होंने क्या सुधार किया ये देखते हैं। दीवानी में सुधार, इसको हम एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, किस तरह से इन्होंने एक श्रृंखला स्थापित की वो देखते हैं। सबसे नीचे के लेवल पे मुंसफ कोर्ट बनाई इन्होंने। मुंसफ के ऊपर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के ऊपर इन्होंने जिला अदालतें बनाई, जहां पे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। जिला अदालत के ऊपर इन्होंने प्रांतीय न्यायालयों का गठन किया। प्रांतीय न्यायालय ये 4 थे। प्रांतीय न्यायालय इनकी संख्या 4 थी। ये कहां कहां स्थापित किए गए थे, तो एक ढाका में, दूसरा मुर्शिदाबाद, तीसरा पटना और एक कलकत्ता में। और ये मोबाइल कोर्ट थे, यानी ये चलित कोर्ट थे। ये क्षेत्रों में जा जाकर वहां के मामले देखते थे और न्याय करते थे। इसके ऊपर जो था वो सदर दीवानी अदालत थी। ये कहां थी, तो ये कलकत्ता में थी। ये कलकत्ता में थी। ध्यान रखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कलकत्ता में, वो अलग था, और सदर दीवानी अदालत या सदर निजामत अदालत जो भी फौजदारी मामलों के लिए बनाई जाएगी वो अलग थी। दोनों के अधिकार क्षेत्र भी अलग अलग थे। ठीक है, मुंसफ अदालत में 50 रुपए तक के मामले सुने जाते थे। 200 रुपए तक के मामले रजिस्ट्रार के तहत। एक बात यहां और, मुंसफ तक ही भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति केवल मुंसफ तक ही थी न्यायिक व्यवस्था में। इसके ऊपर जो भी जज नियुक्त होते थे वो यूरोपीय होते थे। जिला अदालतें थी 500 तक के मामले। इसके ऊपर जो प्रांतीय न्यायालय था, यहां 1000 तक के मामले
सुने जाते थे। ठीक है, प्रांतीय न्यायालयों में तीन यूरोपीय जज होते थे और उनकी सहायता के लिए तीन असरार, तीन असेसर, असेसर बोलते थे उन्हें, यानी कि तीन असेसर में एक काजी हो गए, एक मुफ्ती हो गए और एक पंडित हो गए। ये तीन इनकी सहायता करते थे, इन तीन यूरोपीय जजों की। जिला अदालतों के लेवल पर भी यूरोपीय जज नियुक्त कर दिए गए थे। यहां से जिला अदालतों के लेवल पर भी मुंसब के बाद तो सारे यूरोपीय थे, रजिस्ट्रार, जिला अदालत के जो जज थे। प्रांतीय न्यायालय में तीन सहायक होते थे। जो सदर दीवानी अदालत थी कलकत्ता की, इसका जो न्यायाधीश होता था वो गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी, उसके जो सदस्य थे, उसकी परिषद के, वो यहां पे मामले सुनते थे। 1000 से ऊपर के जो मामले होते थे वो यहां पे लाए जाते थे। 1000 तक के तो प्रांतीय न्यायालय जो चार थी वहां पे, उसके ऊपर के मामले सदर दीवानी अदालत में लाए जाते थे। 1000 से, इसकी भी सीमा थी, 1000 से लेके 5000 तक के मामले यहां सुने जाते थे। ठीक है, 5000 तक के, 1000 से 5000 से ऊपर के जो मामले होते थे, 5000 से ऊपर के जो मामले होते थे वो ब्रिटेन में जो सम्राट और उसकी काउंसिल थी, सम्राट और उसकी परिषद, वो उन मामलों को देखती थी। सम्राट और उसकी परिषद कितने तक के मामले? 5000 से ऊपर तक के मामले। 5000 से ऊपर के जो मामले थे, फिर वो यहां पे उनका न्याय नहीं होता था, उनके विवादों का निपटारा सम्राट और उसकी परिषद जो थी वहां पे वो सुने जाते थे वो मामले ब्रिटेन में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूं ये स्ट्रक्चर। अब हम जो है इसी तरह से, अच्छा हाँ, यहां पे जो ये प्रांतीय न्यायालय थे, ये जिला अदालतों के और उनके नीचे की अदालतों के निरीक्षण का भी कार्य करते थे। ठीक है, इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा फौजदारी सुधार में भी। फौजदारी सुधार में भी, उसमें भी देख लेते हैं। फौजदारी सुधार में क्या हुआ, लगभग इसी तरह का कुछ सुधार आपको दिखाई देगा। मुंसफ और रजिस्ट्रार, चूंकि दीवानी का मामला नहीं था तो वो अदालतें नहीं स्थापित की गई, जिला अदालतें थी यहां पे। और यहां पे क्या किया गया, जो फौजदारी अदालतों, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे मैंने बताया था कि जो जिला अदालतें थी उसमें भारतीय अधिकारी होते थे, मुस्लिम कानून चलता था। तो जो काजी, मुफ्ती, काजी उल कजात, यही लोग मुस्लिम कानून के आधार पर फौजदारी मामलों का निपटारा करते थे, न्याय देते थे। लेकिन अब व्यवस्था बदल गई। अब यहां पे क्या हुआ, इन जिला अदालतों में भी यूरोपीय अधिकारी नियुक्त हुए। ठीक, यहां पे यूरोपीय अधिकारी नियुक्त हुए, ये एक बड़ा परिवर्तन था। ठीक, और अब न्याय जो है वो यूरोपीय कानून के आधार पर दिया जाने लगा। उनकी सहायता के लिए भारतीय नियम कानूनों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया, उनकी व्याख्या के लिए काजी, मुफ्ती ये सब रखे गए। लेकिन मुख्य रूप से जो यूरोपीय अधिकारी थे वही उस विधियों का इंटरप्रिटेशन करते थे। यहां पे कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जैसे क्या परिवर्तन दिखाई देगा ये देख लेते हैं। यहां पे क्या किया गया कि अभी तक ये था कि मुस्लिम जो मध्यकालीन नियम था, जो लॉ था फौजदारी कानून का, उसमें अगर किसी को कड़ी सजा दी जाती थी तो अंग विच्छेदन की सजा दी जाती थी, इस तरह की सजाएं बंद कर दी गई। अब केवल यह था कि कठोर यातना दी जा, कड़ी सजा में यह था जैसे उम्र कैद, अंग विच्छेदन की जगह, अंग विच्छेदन की जगह उम्र कैद की सजा दी जाने लगी अब। ठीक, और एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वो था कि सजा के आधार बदल गए। यानी अब मान लीजिए किसी पर हत्या का इल्जाम है तो हत्या की सजा मान लीजिए मृत्युदंड है। अब यह नहीं देखा जाएगा कि
अगर हुई है तो हत्या की कारणों को पहचाना जाएगा। यानी कि सजा का आधार अब यह हो गया कि उसकी भावना, उसका इंटेंशन क्या था हत्या का। यानी कि मान लो किसी ने दुर्घटना में किसी को मार दिया, अनजाने में मार दिया, उसका इंटेंशन नहीं था, कोई प्लान नहीं था उसको मारने का, तो ऐसे में सजा कम होगी। तो भावना पर जोर दिया गया, सजा के आधार में भावना पर जोर दिया गया। एक बड़ा परिवर्तन होता है यहां पे। ठीक है, कड़ी सजाओं में यह परिवर्तन लाया जाता है। जिला अदालतों के ऊपर, यहां पे भी प्रांतीय अदालतें थी उसी तरह से चार, और ये भी मोबाइल कोर्ट थी, स्वचालित थी। इसके ऊपर जो था वो सदर दीवानी अदालत था, और सॉरी सदर निजामत अदालत। ये तीन लेयर दिखाई पड़ता है फौजदारी न्याय की श्रृंखला में। सदर निजामत अदालत थी कलकत्ता में। मृत्युदंड देने का अधिकार इसी को था। ये फौजदारी मामलों की अंतिम अदालत थी, अंतिम अदालत थी फौजदारी मामलों की, और मृत्युदंड देने का अधिकार इसी को था। इसके नीचे की अदालतें मृत्युदंड नहीं दे सकती थी। ठीक है, यह संरचना आपको दिखाई देती है फौजदारी मामलों में। अब इसके आगे देखते हैं हम। अब इन सुधारों के आधार पर कार्नवालिस कोड तैयार हुआ, कार्नवालिस संहिता। इसमें क्या क्या शामिल किया गया, कैसे तैयार हुआ, इसको देख लेते हैं। ये जितने भी न्यायिक सुधार किए गए, जैसे जो शक्तियों का पृथक्करण किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर जो था उसको शामिल किया गया। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या हुआ था, जैसा मैंने बताया कि जो रेवेन्यू की शक्तियां थी और जो जुडिशियल पावर थी, ये अलग कर दी गई। ठीक, रेवेन्यू की शक्तियां अब केवल कलेक्टर के पास रह गई, और जुडिशियल शक्तियां, उसकी एक स्ट्रक्चर से तैयार किया गया दीवानी अदालतों का और फौजदारी अदालतों का। ठीक है, यह शामिल किया जाता है कार्नवालिस संहिता में। इसको संहिताबद्ध करके कार्नवालिस कोड तैयार किया जाता है। यह कब हुआ था, तो 1793 में तैयार किया गया था। क्लियर। अगला जो सुधार होता है वो था पुलिस सुधार। पुलिस रिफॉर्म में क्या किया कॉर्नवालिस ने, उसको भी देख लेते हैं। वास्तव में कॉर्नवालिस का, गवर्नर जनरल का पूरा कार्यकाल ही सुधारों के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा रिफॉर्म कॉर्नवालिस की कार्यकाल में हुआ। पुलिस सुधार में जो सबसे मेजर चेंज था, हम देखेंगे कि इसके पहले जो पुलिस प्रशासन था वो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर प्रशासन नहीं था, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमींदार होते थे, जमींदार ही प्रायः पुलिस के रोल में होते थे। वही जो है अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा देना, गिरफ्तार करना, ये सब काम करते करवाते थे। अब क्या हुआ, कॉर्नवालिस ने क्या किया कि प्रत्येक जिले को 400 वर्ग मील के क्षेत्रों में बांट दिया। ठीक, और इस 400 वर्ग मील पर एक दरोगा की नियुक्ति की, यानी एक थाना बनाया, थानों का निर्माण किया, एक दरोगा और 15-20 सिपाही, यह व्यवस्था की हर एक 400 वर्ग मील के क्षेत्र पर। ठीक, इसके अलावा क्या किया इसने, पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त था, तो उनको जो है पुरस्कृत करना अच्छा कार्य करने पर। ठीक है, उनकी वेतन वृद्धि, ये सब भी किया, वेतन वृद्धि किया, अच्छा कार्य करने पर उनको पुरस्कृत किया। जैसे मान लो कि अगर कहीं उन्होंने चोरी के धन को, उसकी उगाही की, तो उसका 10% इनको दे दिया जाता था। इस तरह से पुलिस रिफॉर्म दिखाई देता है। और की गई, जिला स्तर पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। यानी एक दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई।
जिले के स्तर पर। और इस तरह से 400 वर्ग मील के क्षेत्रों पर थाने बनाए गए जहां पे दरोगा और सिपाहियों की नियुक्ति की गई। इस तरह का रिफॉर्म पुलिस रिफॉर्म में दिखाई देता है। राजस्व व्यवस्था में भी सुधार किया। वो क्या किया वो भी देख लेते हैं। राजस्व सुधार, कलेक्टरों के पास केवल अब राजस्व उगाही का मामला रह गया। न्यायिक अधिकार, दंडाधिकार इनसे छीन लिया गया। केवल राजस्व उगाही। और क्या किया इन्होंने राजस्व सुधार में? जो राजस्व बोर्ड था, राजस्व बोर्ड का गठन किया गया। और राजस्व बोर्ड जो था वो इन कलेक्टरों पर निगरानी रखता था। राजस्व बोर्ड जो है कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखता था। ठीक है, एक सुधार यह किया गया। और क्या किया गया? राजस्व के क्षेत्र में 36 की जगह 23 राजस्व क्षेत्र बनाए गए। 23 राजस्व क्षेत्र बनाए गए जिनमें 23 कलेक्टरों की नियुक्ति की गई। ठीक, ये राजस्व सुधार रहे। अब इन सुधारों के अलावा इनका जो भू राजस्व से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, सुधार था कह लीजिए, वो था अस्थाई बंदोबस्त। वो देख लेते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि वारेन हेस्टिंग्स ने किस तरह से बहुत सारे प्रयोग किया भू राजस्व के क्षेत्र में। पहले उसने कलेक्टरों की नियुक्ति की भू राजस्व वसूली के लिए। बाद में उसने इजारेदारी सिस्टम ले आया, ठेके देने शुरू किए। ठेके पहले उसने जो है एक साल के लिए दिया, फिर 5 साल की व्यवस्था की। जब ये व्यवस्थाएं असफल रही तो फिर उसने भारतीय जमींदारों के माध्यम से भू राजस्व वसूली का प्रयास किया। उनको जो है इजारेदारी की व्यवस्था, नीलामी के माध्यम से जो है राजस्व वसूलने की व्यवस्था की। ये सारे परिवर्तन, बहुत सारे प्रयोग दिखाई देते हैं। तो लेकिन ये सारे प्रयोग असफल थे क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन वास्तविक रूप से हो नहीं पा रहा था। तो एक चुनौती थी। इस पे बहुत सारे विमर्श हुए कि अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जाए या ना किया जाए। बंगाल के क्षेत्रों में या कुछ और क्षेत्रों में लागू किया, जैसे बनारस के क्षेत्रों में लागू किया गया। इस बंदोबस्त को लागू करने के लिए बहुत सारी डिबेट हुई, चर्चा परिचर्चा हुई। दो मत दिखाई दिए कि भाई जमींदारों से अगर हमें वसूल करना है तो क्या उनको भूमि का स्वामी माना जाए या उनको केवल कर संग्राहक माना जाए। तो एक शोर थे, जॉन शोर, इन्होंने कहा कि नहीं, इनको भूमि का स्वामी बना दिया जाए। भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो ये जो है, इससे क्या होगा कि ये रुचि लेंगे खेती बाड़ी में, उसमें निवेश भी करेंगे और इनको जो है एक अस्थाई राजस्व वसूली के बदले में एक अस्थाई राजस्व का हिस्सा दे दिया जाए। ग्रांट का कहना था कि दूसरा जो मत था जेम्स ग्रांट का कहना था कि इनको केवल भूमि कर संग्राहक माना जाए और समस्त भूमि का स्वामी राज्य हो। राज्य जो है वो भूमि का स्वामी हो। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं ग्रांट। ये दो मत दिखाई देते हैं, परंतु फाइनली इस बात पर निर्णय लिया जाता है कि शोर के मत की तरफ जाते हैं और जमींदारों को जो है भूमि का स्वामी मान लिया गया। पहले यह व्यवस्था 1790 में प्रयोग के तौर पर लागू की गई। 1793 में पर यह वास्तविक रूप से लागू कर दी गई। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। इसका क्षेत्र था तो बंगाल का क्षेत्र, बिहार के क्षेत्र में और बनारस का जो रीजन था, बनारस क्षेत्र में, यूपी के, यहां लागू किया गया। टोटल भारतीय कृषि भूमि के 19% पर यह लागू किया गया। 19% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू की गई। ठीक है।
प्रावधान ऐसे थे कि जो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू का 10/11 ये कंपनी लेगा, कंपनी के पास जाएगा, और 1/11 भाग, 1/11 भाग, 1/11 भाग ये जमींदार रख लेगा। ठीक, इस तरह का बंटवारा किया गया राजस्व का। 10/11 कंपनी के पास और 1/11 भाग जमींदार के पास। अब इस व्यवस्था का परिणाम क्या निकला ये देखते हैं। सबसे पहले हम इसके सकारात्मक परिणाम की चर्चा करते हैं। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या निकला अस्थाई बंदोबस्त का, सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा लाभ तो यही हुआ कि अस्थाई राजस्व की प्राप्ति हुई, कि ये हो गया अब इतनी राशि तो मिलनी ही मिलनी है। राजस्व में एक अस्थायित्व आया। कुछ जमींदारों ने, क्योंकि जब भू राजस्व अस्थायी कर दिया गया, अब जमींदारों को यह था कि हमें एक हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा इसका, तो उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने के लिए, भू राजस्व बढ़ाने के लिए कृषि में निवेश भी किया। कृषि में निवेश किया उसकी उर्वरा बढ़ाने के लिए। ठीक है, बीजों में परिवर्तन, मतलब बहुफसलीकरण, उर्वरकों का प्रयोग, बहुफसलीकरण, इस तरह के, और बहुत सारी जो बंजर जमीनें थी उनको भी कृषि में ये बदला गया। तो इस तरह से देखते हैं कि कृषि में थोड़ा निवेश हुआ, कृषि में निवेश हुआ जमींदारों के द्वारा, कृषकों के द्वारा। लेकिन ये जो लाभ थे ये बहुत कम थे, इसका नकारात्मक परिणाम ज्यादा निकला। इसका जो है नकारात्मक परिणाम ज्यादा निकला। नकारात्मक परिणाम क्या रहा देखते हैं। सबसे पहले तात्कालिक रूप से जमींदारों को उतना लाभ नहीं हुआ। कारण यह था कि शुरुआत में राजस्व की मात्रा तो बहुत ज्यादा थी, इतनी राजस्व की उगाही नहीं थी, तो अब उन्हें 10/11 भाग तो कंपनी को देना होता था, एक हिस्सा अपने पास रखना होता था। तो तात्कालिक रूप से जमींदारों के लिए यह नुकसानदायी रहा, जमींदारों के लिए नुकसानदायी रहा। ठीक है, लेकिन आगे चल के हम ये इसके पॉजिटिव में देखेंगे कि आगे चल के पॉजिटिव में जब कृषि की स्थिति जो है बेहतर हो जाती है तो जमींदारों के लाभ का प्रतिशत बढ़ा। ये जमींदारों के लिहाज से एक सकारात्मक परिणाम था। कंपनी के लिहाज से, ब्रिटिश साम्राज्य के लिहाज से सकारात्मक परिणाम यह था कि उनको एक वफादार वर्ग मिला, जो कि देखते हैं कि 1857 का जब विद्रोह होता है तो उसमें जमींदारों ने सबसे ज्यादा साथ दिया था कंपनी का, ब्रिटिश साम्राज्य का। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे, बंगाल के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो इस व्यवस्था का बस इतना ही लाभ था कि जो थोड़ा बहुत निवेश हुआ जमींदारों के द्वारा, बस बाकी सब नकारात्मक परिणाम ही दिखाई देंगे। सूर्यास्त का नियम था इसमें, अगर तय सीमा तक वो अपनी राजस्व को नहीं चुकाता था जमींदार, तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, यह भी एक इसका नकारात्मक परिणाम था, सूर्यास्त का नियम, जिससे जमींदारी नीलाम हुई। इस नियम की वजह से इसका नकारात्मक परिणाम निकला, जमींदारियां नीलाम हुई और दूरस्थ जमींदार उभरे। मतलब ऐसे लोगों ने उन जमींदारी को खरीदा जो कि शहरों में कहीं दूर रहते थे, जिनका उस खेती से कोई लगाव नहीं था, बस उनको राजस्व वसूल करने से मतलब था। उन्होंने ज्यादा बोली लगाकर जमींदारी हासिल की थी, तब उनको यह था कि ज्यादा से ज्यादा हमें राजस्व वसूलना है। ठीक है, निगेटिव इंपैक्ट देखा जाए तो जमींदार, चूंकि राजस्व की मात्रा बहुत ज्यादा थी तो किसानों का शोषण हुआ, अकाल पड़े। देखा जाए तो अस्थायी बंदोबस्त के बाद बड़े बड़े अकाल पड़ते हैं, 1776 का अकाल। ठीक है,
अकाल पड़े, इसके अलावा विद्रोह हुए, किसानों की दुर्दशा हुई, किसानों की दुर्दशा हुई, तो ये सारे इसके नकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं आप देखेंगे तो। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है अंग्रेजों के लिए। फिलहाल ये तात्कालिक रूप से बहुत लाभदायी रहा, आगे चलकर ये बहुत ज्यादा लाभदायी नहीं रहा अंग्रेजों के लिहाज से, क्योंकि इसमें राजस्व की दर स्थिर थी। तो जब उत्पादन बढ़ा, तो उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी जो राजस्व कलेक्शन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उसका एक तय सीमा तक ही उनको राजस्व मिलता था, बाकी हिस्सा जमींदार अपने पास रख लेते। तो जमींदारों का तो लाभ बढ़ा, लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, कंपनी का रेवेन्यू इससे नहीं बढ़ पाया आगे चलकर, तो उसके लिहाज से नुकसान हुआ। अब ये थे कार्नवालिस के सुधार। अब हम देख लेते हैं कार्नवालिस के टाइम पे राज्यों के साथ संबंध कैसे रहे। राज्यों के साथ कार्नवालिस के संबंध देख लेते हैं, महत्वपूर्ण राज्यों के साथ, जिसमें आंग्ल मैसूर वार भी है, वो भी देखेंगे। तीन महत्वपूर्ण राज्य थे इसके टाइम पे, निजाम, मराठे और मैसूर। तो निजाम और मराठों को तो इसने जो है अपनी तरफ मिला लिया था। उस समय इसको बड़ा खतरा नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मराठों से 1782 में सालबाई की संधि की जा चुकी थी। ये 20 वर्षों का युद्ध विराम था दोनों के बीच में। निजाम, इनको भी अपने तरफ उसने जो है संधियों के माध्यम से कर लिया था। चुनौती जो उसको मिल रही थी वो मैसूर से मिल रही थी, चूंकि मैसूर को भी ये बात समझ में आ गई थी वारेन के इसके पूर्व में, मैंगलोर की संधि के टाइम पे ही 1784 में, आई थिंक वारेन हेस्टिंग्स ही गवर्नर जनरल थे उस समय, हैदर अली से मैंगलोर की संधि की गई थी। मैंगलोर की संधि में लगभग ये बराबर की संधि थी, ये नहीं कह सकते कि डिफीट हुए थे मैसूर। इस संधि की वजह से इनको यह समझ में आ गया था कि आगे ये हमारे लिए चुनौती हो सकते हैं। ब्रिटिशर्स इनसे निपटने की तैयारी कर रहे थे। टीपू को भी यह बात पता थी कि देर सवेर, आज नहीं तो कल, हम पे ब्रिटिशर्स आक्रमण करेंगे ही करेंगे, तो भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था। तैयारी में क्या सर, ये जो संधि थी हैदर अली से नहीं, टीपू से ही की गई थी, क्योंकि हैदर अली की पोर्ट नोवा की लड़ाई में मृत्यु हो जाती है 1781 में। उसके बाद शासक मैसूर का टीपू बनता है, उसी से मैंगलोर की संधि की गई थी 1784 में। ठीक, अब देखिए, जब इधर टीपू अपनी तैयारियों में लगा है, कैसे तैयारियां कर रहा है, वो फ्रांस अपने दूत भेज रहा है, फ्रांस की सरकार से समझौते कर रहा है, वहां से आधुनिक हथियारों की आपूर्ति ले रहा है, स्वतंत्रता के वृक्ष लगा रहा है। इसके अलावा वो तुर्की से सहयोग ले रहा है। फ्रांस और तुर्की, यहां दो जगह उसने दूत भेजे, और ये आश्वासन लिया कि अगर उसका किसी राज्य से या अंग्रेजों से युद्ध होता है तो ये उसको सैन्य सहायता देंगे। ठीक, ये भनक लग गई अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले निजाम और मराठों, इन दोनों को एक डील के माध्यम से अपनी तरफ मिला लिया कि अगर हम मैसूर पर आक्रमण करते हैं, मैसूर को पराजित करते हैं, तो उसके भू क्षेत्र को हम तीनों आपस में बांट लेंगे। क्या देंगे, कितना देंगे, इस पर डील नहीं हुई, बस ये हम आपस में बांट लेंगे उसके भू क्षेत्र को पराजित करने के बाद। ठीक है, अब ये दोनों हो गए कंपनी की तरफ। इसके अलावा
अब जब ये बात पता चली टीपू को, तो टीपू ये बात समझ गया कि अब हमारे ऊपर आक्रमण किया जाने वाला है। तो उसके पहले ही उसने जो है आक्रमण कर दिया। आक्रमण कहां किया? त्रावणकोर पर। टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया। एक राज्य था जो कि मित्र राज्यों की सूची में आता था। छोटा सा राज्य था और यह कंपनी का मित्र राज्य था। जब इस पर आक्रमण कर दिया टीपू ने, अवसर मिल गया कार्नवालिस को, उसने जो है आक्रमण किया मैसूर के राज्य पर। टीपू बहुत बहादुरी से लड़ा। श्रीरंगपट्टनम का घेरा जब कंपनी ने डाल लिया तो वहां पे अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया टीपू, और यहीं श्रीरंगपट्टनम पर एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है इसको। 1792 में यह संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। टीपू पराजित होता है और उसने लगभग अपने आधे राज्य गंवा दिए। इस संधि में यह हुआ कि आधे राज्य दे दिए टीपू ने अपने, ठीक है। युद्ध हर्जाना दिया। अपने दोनों पुत्रों को बंधक के रूप में रखा कंपनी का। दोनों पुत्रों को जब तक युद्ध पर हर्जाना ना मिल जाए बंधक के रूप में रखा, ठीक। तो इससे काफी नुकसान हुआ टीपू सुल्तान का। इसके बाद वो उबर नहीं पाया आगे चल के। 1799 जब अगला आंग्ल मैसूर वार होता है जिसमें टीपू शहीद हो जाता है, उसकी कमर यहीं टूट गई थी इसी संधि के बाद। इसी संधि के बाद कार्नवालिस का एक स्टेटमेंट है कि हमने अपने शत्रु को तो पराजित कर ही दिया, उसे मिटा ही दिया, हमने लेकिन अपने दोस्तों को भी ज्यादा मजबूत नहीं किया है। बहुत बार प्रश्न आया भी है मेंस में, यूपीएससी के मेंस में, यूपीपीसीएस के मेंस में। हमने अपने शत्रु को तो मिटा ही दिया, हमें अपने दोस्तों को भी ज्यादा मजबूत नहीं किया। दोस्त कौन थे? तो मराठे और निजाम थे। शत्रु तो घोषित तौर पे मैसूर था इसमें। और जो वो इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? क्योंकि जब क्षेत्र का बंटवारा होता है मैसूर राज्य का तो ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, जो ज्यादा उत्पादक क्षेत्र थे, तुंगभद्रा के क्षेत्र, वो सारे क्षेत्र इसने कंपनी ने अपने पास रखे। बारामहल का जो क्षेत्र था। मराठों को क्या दिया? तो इधर पश्चिम का क्षेत्र दे दिया, मैसूर में एकदम पश्चिमी क्षेत्र दे दिया। और निजाम को भी किशरा गुंटूर का थोड़ा सा क्षेत्र दे दिया। तो ज्यादा कुछ उन लोगों को नहीं दिया। मुख्य जो उसका फर्टाइल क्षेत्र था जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा थे, बारामहल का क्षेत्र, वो तुंगभद्रा का क्षेत्र, वो अपने पास रखता है। अब देखिए वो शत्रु क्यों थे? जो दोस्त थे वो आने वाले टाइम में शत्रु हो जाए। निजाम और मराठों को भी आने वाले टाइम में प्रायोजित ढंग से पराजित करना था। वो वास्तव में जो दोस्त थे भविष्य के वो दुश्मन थे, तो इसलिए उसको उसने ज्यादा मजबूत होने नहीं दिया। तो इस तरह से कुछ इस प्रश्न का जो स्टेटमेंट है इसका मंतव्य था। प्रश्न में कभी आया तो आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा। तो आज ये कार्नवालिस पे चर्चा रही। अगला जो हमारा सेशन होगा नेक्स्ट, वो अगले महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल पर होगा। आप लोग प्लीज इस तरह से आए और एक एक करके जितने हम गवर्नर जनरल्स की चर्चा करेंगे या जो भी हमारे वीडियोज आएंगे उसको आप लोग देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।